पानी एक ऐसा तत्व है जो जीवन का आधार है। बिना पानी जीवन की कल्पना कर पाना भी संभव नहीं है और इसीलिए आज वैज्ञानिक पृथ्वी से करोड़ों अरबों प्रकाश वर्ष दूर प्लैनेट्स पर पानी की मौजूदगी तलाशने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, केवल इसी उम्मीद में कि पृथ्वी के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में किसी न किसी प्लैनेट पर पानी जरूर मिलेगा। 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने चंद्रमा के लिए एक मिशन चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना और वहां पर पानी के अंश को तलाशना था। ये यान अपने साथ कुछ साइंटिफिक उपकरण भी लेकर गया था, जिन्हें चंद्रमा की सतह पर खनिज पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम, हीलियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जैसे तत्वों की मौजूदगी का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया था। 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से चंद्रयान फर्स्ट को PSLV रॉकेट के एक्सएल वेरिएंट PSLV C11 के जरिए लॉन्च किया गया। चंद्रयान फर्स्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला पार्ट एक लूनार ऑर्बिटर था, जिसे चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर चंद्रमा के ऑर्बिट में लगातार चक्कर लगाते रहना था। इस पार्ट को पावर एक सोलर अरे से मिलती थी, जिसमें एक सोलर पैनल लगा हुआ था जो कि 2.15 इंटू 1.8 मीटर का एरिया कवर करता था। इस सोलर पैनल के द्वारा 750 वोल्ट की ऊर्जा बनाई जाती थी, जो कि एक 36 एम्पियर आवर की लिथियम आयन बैटरी में स्टोर होती थी। इस ऊर्जा का उपयोग ग्रहण के टाइम में किया जाता था। चंद्रयान फर्स्ट का दूसरा पार्ट एक इम्पैक्टर था, जिसका काम चंद्रमा की सतह पर उतरकर वहां पर पानी की मौजूदगी को कंफर्म करना था। चंद्रयान फर्स्ट की कुल कॉस्ट $56 मिलियन या 386 करोड़ रुपए थी और जब इसे लॉन्च किया गया तो उस वक्त इसका वजन 1380 किलोग्राम था। चंद्रयान फर्स्ट बेसिकली एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट थी जो 1.5 मीटर भुजा वाले एक क्यूब के आकार का था। चंद्रयान फर्स्ट अपने साथ हाई रेजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग इक्विपमेंट लेकर गया था, जिसमें 11 पेलोड शामिल थे। इन 11 पेलोड में इसरो के कुल 5 पेलोड शामिल थे। इसके अलावा नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और बल्गेरियन स्पेस एजेंसी के 6 पेलोड शामिल थे, जिन्हें इसरो ने फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि मुफ्त में चंद्रयान फर्स्ट के साथ चंद्रमा पर भेजा था। इसरो के 5 पेलोड में से पहला टरेन मैपिंग कैमरा या TMC था। इसका काम चंद्रमा की सतह का एक हाई रेजोल्यूशन मैप प्रोवाइड करवाना था। दूसरा पेलोड हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर या HYSI था, जिसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर विभिन्न खनिज पदार्थों की मौजूदगी की जांच करना था। तीसरा पेलोड लूनार लेजर रेजिंग इंस्ट्रूमेंट या LLRI था। चौथे नंबर का पेलोड हाई एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर या HEX था। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट पेलोड मून इम्पैक्ट प्रोब था, जिसे MIP के नाम से भी जाना जाता है। MIP इम्पैक्टर वाले पार्ट का हिस्सा था, मतलब MIP को चंद्रमा की सतह पर लैंड करके वहां पर पानी की मौजूदगी के संकेत तलाशने थे। इसी तरह चंद्रयान फर्स्ट अपने साथ अदर स्पेस एजेंसियों के 6 पेलोड लेकर गया था, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट पेलोड नासा का मून मिनरोलॉजी मैपर था, जिसे M3 के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च करने के बाद ये 8 नवंबर 2008 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया। 14 नवंबर 2008 को मून इम्पैक्ट प्रोब चंद्रयान के ऑर्बिटर वाले पार्ट से अलग होकर चंद्रमा के साउथ पोल में सैकल्टन गड्ढे के पास उतर गया और इसी के साथ भारत चंद्रमा की सतह पर अपना ध्वज फहराने वाला चौथा देश बन गया। चंद्रयान फर्स्ट को 2 साल के लिए भेजा गया था, लेकिन मात्र 10 महीने 6 दिन के बाद ही इसके ऑर्बिटर वाले पार्ट में यूज किया गया स्टार सेंसर खराब हो गया और इसकी थर्मल शील्डिंग भी कमजोर पड़ गई, जिसके कारण चंद्रयान फर्स्ट में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई और इसने सिग्नल भेजना बंद कर दिया। 28 अगस्त 2009 को इसरो का संपर्क चंद्रयान फर्स्ट से पूरी तरह से टूट चुका था, जिसके तुरंत बाद इसरो ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया कि ये मिशन पूरा हो चुका है। चंद्रयान फर्स्ट 312 दिनों तक चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाता रहा। इस दौरान चंद्रयान फर्स्ट ने चंद्रमा के 3400 चक्कर पूरे किए और अपने निर्धारित लक्ष्यों में से 95% लक्ष्य पूरे कर लिए, जिनमें चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज भी शामिल थी। 2 जुलाई 2016 को नासा ने अपने ग्राउंड बेस रडार सिस्टम के जरिए चंद्रयान फर्स्ट को ढूंढ लिया, जो उस वक्त चंद्रमा की सतह से 200 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगा रहा था। तो चलिए अब आपको ये बताते हैं कि चंद्रमा पर पानी की खोज कैसे की गई। दरअसल चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी हो सकती है, इस बात का अंदाजा तो 1960 के दशक में ही लग गया था, लेकिन वैज्ञानिकों के पास कोई ठोस सबूत नहीं था जिसके आधार पर कहा जा सके कि चंद्रमा की सतह पर पानी मौजूद है। लेकिन इस बात की पुष्टि चंद्रयान फर्स्ट से हुई, जब 14 नवंबर 2008 को इसरो का मून इम्पैक्ट प्रोब चंद्रमा की सतह पर सैकल्टन क्रेटर के पास उतरा था।
जिसके कारण वहां सब सरफेस डेब्री उत्पन्न हुआ। MIP ने सब सरफेस डेब्री का एनालिसिस कर उसका पूरा डेटा इसरो को भेजा। जब इसरो ने इस डेटा का अध्ययन किया तो ये पता चला कि चंद्रमा के वातावरण में पानी के कण मौजूद हैं। उसके बाद MIP साउथ पोल का सारा डेटा इसरो को धीरे धीरे भेजता रहा। 25 सितंबर 2009 को इसरो ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया कि MIP ने चंद्रमा की सतह पर पानी खोज लिया है और ये पानी वाटर आइस के रूप में मौजूद है। लेकिन इसरो इस पर अपनी रिसर्च को पब्लिश नहीं कर पाया, क्योंकि इसरो को MIP की मदद से ये तो पता चल गया था कि चंद्रमा पर पानी वाटर आइस के रूप में मौजूद है। लेकिन MIP से मिलने वाले डेटा में कुछ टेक्निकल इश्यू आने के कारण डेटा ठीक ढंग से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं हो पाया और इसकी वजह से इसरो को ये पता नहीं लग पाया कि चंद्रमा पर पानी कितनी क्वांटिटी या मात्रा में मौजूद है। और बस इसी एक छोटी सी कमी का फ़ायदा नासा ने ले लिया। नासा ने चंद्रयान फर्स्ट के जरिए अपना एक स्पेस प्रोब मून मिनरोलॉजी मैपर या M3 को चंद्रमा की सतह पर भेजा था, जिसने 24 सितंबर 2009 को चंद्रमा की सतह पर पानी होने के संकेत दिए थे। M3 ने इंफ्रारेड लाइट के जरिए चंद्रमा की सतह से सारा डेटा कलेक्ट किया और नासा को भेज दिया। नासा ने इस डेटा की हेल्प से एक मैप तैयार किया जिसमें इस बात का कंफर्मेशन हुआ कि चंद्रमा के नॉर्थ पोल और साउथ पोल में पानी मौजूद है। इस डेटा की मदद से नासा को यह भी पता चल गया कि चंद्रमा की सतह पर मौजूद पानी किस फॉर्मेट में है। 25 सितंबर 2009 को नासा ने डिक्लेयर किया कि M3 के जरिए ये कंफर्म हो गया है कि चंद्रमा की सतह पर पानी मौजूद है। यहाँ तक तो फिर भी इसरो और नासा के पास सेम डेटा ही था, लेकिन नासा को जब चंद्रयान फर्स्ट के जरिए ये कंफर्म हुआ था कि चंद्रमा पर पानी मौजूद है, तो नासा ने 18 जून 2009 को लूनार क्रेटर ऑब्जर्वेशन एंड सेंसिंग सैटेलाइट या LCROSS को चंद्रमा पर भेज दिया। 13 नवंबर 2009 को नासा के द्वारा भेजी गई इस सैटेलाइट से प्राप्त डेटा की हेल्प से नासा ने रिकन्फर्म किया कि चांद की सतह पर साउथ पोल और नॉर्थ पोल में हाइड्रोक्साइल ग्रुप की मौजूदगी बड़े लेवल पर पाई गई है, जो आपस में रासायनिक क्रिया करके पानी का निर्माण करते हैं। नासा के LCROSS प्रोब ने ये कंफर्म कर दिया कि साउथ पोल में पानी बर्फ़ के रूप में मौजूद है और बस यही वो मूवमेंट था जब नासा इसरो से आगे निकल गया। अब इसे इसरो का बैड लक ही कह लीजिए, क्योंकि पैसा हमारा, मिशन भी हमारा, सारी मेहनत भी हमारी और एंड में सारा क्रेडिट ले गया नासा। बाद में मार्च 2010 में चंद्रयान फर्स्ट से प्राप्त डेटा से पता चला कि चंद्रमा के नॉर्थ पोल में 40 से ज़्यादा ऐसे क्रेटर मौजूद हैं जिनमें 600 मिलियन मीट्रिक टन वाटर आइस मौजूद है। चंद्रयान फर्स्ट से प्राप्त डेटा के एनालिसिस करने के बाद नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जिम ब्रेनस्टीन ने कहा था कि चांद की सतह पर हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ टन पानी वाटर आइस के रूप में मौजूद है। हालांकि ये पानी शुद्ध रूप में नहीं है। इस पानी को शुद्ध बनाने के लिए स्पेशल मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी। नासा के M3 ने चंद्रमा के दोनों ध्रुवों साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर पानी के अणुओं की खोज की और LCROSS प्रोब ने वाटर वेपर को डिटेक्ट किया। इन दोनों से प्राप्त डेटा का एनालिसिस करने के बाद पता चलता है कि चंद्रमा पर पानी बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में मौजूद है। M3 से प्राप्त एडिशनल डेटा का एनालिसिस करने के बाद नासा ने रिसेंटली अगस्त 2018 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, जिसके अकॉर्डिंग चंद्रमा के साउथ पोल और नॉर्थ पोल में कई बिलियंस ऑफ टन वाटर आइस मौजूद है। साउथ पोल में ये पानी वाटर आइस के रूप में गड्ढों में एक जगह इकट्ठा पाया गया है और नॉर्थ पोल में ये वाटर आइस धब्बों के रूप में एक बड़े इलाके में फैली हुई है। चंद्रमा पर वाटर आइस का केवल दोनों ध्रुवों पर ही पाए जाने के पीछे एक खास वजह है। दरअसल चंद्रमा के एक्सिस में थोड़ा सा झुकाव है, जिसके कारण इसके पोलर इलाकों में सूर्य की किरणें कभी भी प्रॉपर वे में नहीं पहुंच पाती। इस वजह से ये पूरा इलाका लगभग डार्क ही रहता है और वहाँ का तापमान -156 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इसी वजह से चंद्रमा के इन पोल्स में पानी वाटर आइस के रूप में मौजूद होता है। चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी इंसानी सभ्यता के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि आज के समय में पृथ्वी के जो हालात हैं उसको देखकर मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने भी कहा था कि आने वाले कुछ दशकों में इंसानों को खुद को इतना विकसित कर लेना चाहिए कि वो पृथ्वी को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की शुरुआत कर सके, क्योंकि अगर भविष्य में भी हमने पृथ्वी को नुकसान पहुंचाना बंद नहीं किया तो भविष्य में पृथ्वी पर जीवन जीना एक चुनौती भरा कार्य होगा। ऐसी स्थिति में चंद्रमा एक बेटर ऑप्शन के रूप में हमारे सामने है। भविष्य में चंद्रमा पर पाए जाने वाली वाटर आइस का उपयोग वहाँ इंसानों को बसाने के लिए किया जाएगा। वाटर आइस को फिल्टर करके खेती के लिए और पीने के लिए लिक्विड वाटर उपलब्ध करवाया जाएगा।
इसके अलावा इस पानी को सोलर पैनल से संचालित इलेक्ट्रिक पावर स्टेशनों और परमाणु जनरेटरों के द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त कर दिया जाएगा, जिससे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाएगी और साथ ही में हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट फ्यूल के रूप में भी कर लिया जाएगा। इसके साथ ही हाइड्रोजन गैस की हेल्प से चंद्रमा की मिट्टी में मौजूद ऑक्साइड तत्व को अलग किया जा सकता है और फिर ऑक्साइड को विभाजित करके उससे और अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त की जा सकती है। चंद्रमा पर मौजूद इस बर्फ का अध्ययन करने से चंद्रमा की उत्पत्ति और शुरुआती सौर मंडल में कोमेट्स और एस्ट्रॉयड के बारे में भी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मिलने की संभावना है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।